नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बदले हुए नागपुरी के सिलेबस के अनुसार हम लोग नागपुरी व्याकरण और साहित्य से संबंधित जो भी टॉपिक है उसको क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके समाप्त करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने जो सबसे पहला टॉपिक लिया है वो है नागपुरी गद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत पहला जो टॉपिक आता है वो नागपुरी लोक कथा है और नागपुरी लोक कथा में टोटल 10 कथा आपको पढ़ना है, जिसमें 4 कथा आपको बताया गया है, कंगन और चोरी, भाई कर खेल, दुसुट भेड़ा, मैना और बूट। और इस तरह से उम्मीद करते हैं ये चारों वीडियो जो है आप लोग जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बालमयित रानी। तो इस तरह से पांचवा लोक कथा आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले लोक कथा देखेंगे, फिर उसका समरी देखेंगे, क्योंकि समरी जो है एग्जाम के समय बहुत काम देता है। आप इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा तो एग्जाम हॉल में आपको जो फैक्ट है वो याद रहेगा, क्योंकि पढ़ना तो बहुत सारा चीज है, आप लोग जानते हैं सिलेबस कितना लंबा चौड़ा है। अब इसको अगर समराइज करके आप नहीं रखिएगा तो एग्जाम समय रिविजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और चीजों को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस तरह से अगर चीजें याद नहीं रहेंगी एग्जाम हॉल में तो आपका पढ़ा हुआ कोई काम नहीं देगा। तो इसीलिए आप जो है समरी को भी देखिए, लास्ट तक देखिए वीडियो, आपको समरी बताया जाता है। इसका शॉर्ट्स भी बना के हम लोग 1-1 मिनट का शॉर्ट्स भी बना के डाल रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। कभी ऐसे बैठे हुए हैं तो आपको छोटा 1-1 मिनट में या 1 से 2 मिनट में आपको कहानी थोड़ा बहुत आपको याद होता रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज बालमयित रानी। बालमयित रानी में यहाँ कहानी बताया गया है 2 राजकुमारी के बारे में, जिसमें एक बड़ी राजकुमारी है धनमयित और दूसरी राजकुमारी है छोटी जो कि बालमयित है। दोनों को एक ही राजकुमार से प्रेम हो जाता है। अब देखना यहाँ पे ये है कि किसका विवाह जो होता है वो राजकुमार से होता है। और एक चीज और बताना चाहेंगे जो कि पिछले वीडियो में ही बताए थे कि कभी भी लोक कथा में बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लॉजिक अगर लगाइएगा तो फिर वही चीज है, जानवर बोलेंगे ये हो, तो उसमें आपको लॉजिक नहीं लगाना। यहाँ जो शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है उस शिक्षा को आप ग्रहण करने का काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बालमयित रानी का फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है। एक नगर में एक राजा रहे, उकर 2 जन बेटी मन रहे, बढ़कर नाम रहे धनमयित और छोड़कर बालमयित। छोट बहिन बड़ी सुंदरी रहे, उकर केस सोना लखे दिशत रहे और खोइल देत रहे, होले ठेवना तक लंबात रहे। एक दिन दुयो बहिन नहाए लागिन नदी गेले, नहाते नहाते छोट बहिन कर एक ठो केस उखड़ गेलक। उ सोचलक कि इके कहाँ फेंको कि लुकाओ। ओहे घड़ी नदी में एक बेल कर फर उतरत रहे तो उके हाथ में लगलक और केस के उकर में साइज के फिर बहा दिलक। जो भी बोल्ड किया गया है वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि एक राज्य में राजा की 2 बेटी थी। बड़ी बेटी का नाम धनमयित, आपको याद रखना है। बड़ी बेटी बालमयित जो थी वो छोटी थी या बड़ी थी, तो इस तरह से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। बालमयित छोटी बहन थी और इस तरह से धनमयित जो थी वो बड़ी बहन थी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बालमयित थी यानी छोटी रानी थी वो बहुत सुंदर थी। उसका बाल जो है वो केस के जो है वो बाल, वही केस यहाँ पे बोला गया, वो सोना के समान था। उसका तुलना किया जा रहा है, उसका गुण बताया जा रहा है। बहुत लंबा होता तो इस तरह से उसका घुटना तक आता था, ठेवना बोलते हैं हम लोग हिंदी में, जो घुटना बोलते हैं, तो वहां तक आता था। और इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में बताया गया कि दोनों बहन जो होता है नियम अनुसार वो नदी नहाने के लिए जाती है और इसी दौरान नहाते वक्त जो छोटी बहन होती है अर्थात बालमयित जो होती है उसका एक बाल जो होता है वो टूट जाता है। टूट जाता है तो समझ में नहीं आता है अपने इस बाल को हम कहाँ फेंके। तब वो नदी में एक बेल फर को यहाँ पे देखती है। बेल जो होता है जो पूजा में हम लोग यूज करते हैं, तो वो जो बेल था वो उतर रहा था, तो वो क्या करती है उसी बेल को तोड़ती है और तोड़ के उसके अंदर अपना जो बाल है या केस है उसको डाल देती है। तो इस तरह से फर्स्ट पैराग्राफ में एमसीक्यू आपको बन सकता है कि छोटी बहन का नाम क्या था, बड़ी बहन का नाम क्या था, वो नहाने के लिए कहाँ गए, तो नदी गए और उससे नदी नहाते समय है ना क्या दिखा, तो बेल दिखा और इसी बेल में वो अपना बाल को डाल के फिर बहा देती है। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ में ये आप देख चुके हैं। अब सेकंड पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। उ बेल कर फर आप बहाते बहाते चल गलक जहां एक ठन एक राजकुमार नदी में नहाय हेल रहे। बेल कर फर के बोहात देख के संगी सखा मन के कहलक कि देखा तो का बोहात है, धैर्य लाना तो देखब का चीज है के। तो राजकुमार भी वही नदी में नहा रहा था आगे कहीं पे, तो वो बेल जो होता है वो बहते बहते राजकुमार के पास चला जाता है। राजकुमार देखता है तो बोलता है वो जो बेल बह रहा है आखिर उसमें क्या चीज है, उसको लाओ ताकि हम वहां पे देख पाएं कि उसके अंदर में क्या है। तो इस तरह से राजकुमार को एक जागरूकता होता है कि उस बेल के अंदर क्या है, और वही जागरूकता को खत्म करने के लिए या जानने के लिए क्या है वो अपने जो साथ में थे उसको पकड़ के लाने के लिए बोलता है। एक जन संगी
नदी धारा ने हेल परलक और बेल फर के लाइन के राजकुमार के देलक। राजकुमार फर के फायर के देखलक तो भीतरे सोना बरन कर केस चमक रहल आहे। देखत है कि उकर आंख झपक गेलक और ऊ मने मन कहलक, बाप रे, ई केस कर इतना सुंदर आहे तो इकर मवारीन कतना सुंदर हुई से मोए तो उके खोजबे करबू और बिहा करल बिगुर नहीं मानबू। तो यहाँ पे उसका जो दोस्त रहता है वो नदी में हेल जाता है, मतलब उसमें चला जाता है, और उसके बाद वहां नदी में जाने के बाद जो बेल था उसको पकड़ के लाता है और उसको जब फाड़ा जाता है, फायर के उसको देखता है तो वहां सोना बरन जो केस छोटी रानी का बालमैत का जो बाल था वो उसको देखता है। वो काफी वो चमक था, सोना से उसका तुलना किया गया है तो उस बाल में काफी चमक था। बोलता है उसको देख के उसका आंख जो होता है वो झपक जाता है और वो सोचने लगता है कि जब बाल इतना सुंदर है तो मवारीन बोलते हैं मालिक को। तो इस तरह से इस केस की जो मालकिन होगी, अर्थात ये जो बाल जिसका होगा, जब बाल इतना सुंदर है तो इसकी मालकिन कितना सुंदर होगी। और इस तरह से वो सोचता है कि जो जिस राजकुमारी के या जिसका भी ये बाल होगा हम विवाह करेंगे तो उसी के साथ करेंगे। ये सेकंड पैराग्राफ आपको थर्ड पैराग्राफ बता रहा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वो केस के धोती में बांधलक, तो याद रखिएगा कि किस चीज में बांधलक, तो धोती में बांधलक। इस पैराग्राफ में अगर आप देखें तो बस एक ही चीज पूछ सकता है कि बेल के अंदर उसको क्या मिला था, तो बाल मिला था, जो कि हम फर्स्ट पैराग्राफ में ही समझ चुके हैं। चलिए अब इस पैराग्राफ में देखते हैं। ऊ केस के धोती में बांधलक और उकरे बारे में सोचते सोचते घर घुरलक। महल में आए के ऊ खाएक लागे तो खियाए नहीं, पिएक लागे तो पियाक नहीं। उके जर्जरी धैर्य आनलक से ऊ जाए के सेज में ढलाई रहलक। ऊ न केकरो से हंसे बोले न कोनो में आंग लगाए, खाली केस के छाती में लगाए रहे। उकर दशा के देख के राजा रानी कहे, देखा राजकुमार के का हो गलक है, कोनो गुणी ज्ञानी वैद्य के बोलावा, का जानी उके भूत लाइग है कि लकवा मार है। तो इतर जब वो वापस घर जाता है तो किस चीज में बाल को बांधता है ये पूछा जा सकता है, धोती में बांधता है। जब वो वापस आता है तो वो जो होता है उसका किसी चीज में मन लगता ही नहीं है, और वो किस में सो जाता है, तो आपको पूछेगा बेड में, पलंग में, खटिया में, सेज में, तो आपका ऑप्शन याद रखना है सेज में वो ढलक जाता है और ना किसी से हंसता बोलता है, ना किसी से वो बात करता है, बस बाल को अपने छाती में लगाए हुए रहता है और इस तरह से वो किसी से कोई बात नहीं करता है। और ये सब देख के जो राजा रानी यानी कि उनकी माँ जो थी और पिता जो थे वो देख के बहुत एक तरह से व्याकुल होने लगते हैं और बोलते हैं कोई भी गुणी ज्ञानी या वैद्य जो है उसको बुलाओ और ये इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहा है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये पैराग्राफ में आपको बस इतना याद रखना है कि धोती में का बांधलक, केस के, और दूसरा वो कहाँ ढलंगलक, तो सेज के, सेज में, या एक तरह से पलंग को ही बोला जा रहा है, या आप सेज को ही याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू में इसी का ऑप्शन आपको बनाया जाएगा। राइज भरकर वैद्यमन आलय और राजकुमार का रोग के नी गमे पारलय। राजकुमार अपन रोग के बतावे नहीं करे तो भला के हार जाने पारी। राजमहल में एक कुटनी बुढ़िया रहे से कहे कि मुके एक थो चरखा और कटिक रुआ देऊ तो मैं बताए पारबू कि राजकुमार के का रोग होई रहे गहरे। तो इस तरह से पूरा राज्य भर से वहां पे कोई भी वैद्य आता है लेकिन उसका रोग को वो जानने नहीं पाता है क्योंकि राजकुमार खुद बता ही नहीं रहा है कि उसको किस तरह का रोग पकड़ा हुआ है। मतलब कुल मिला के राजकुमार कुछ बता नहीं रहे हैं और वैद्य उसको समझ रहे क्योंकि उसको कुछ बीमारी तो था नहीं, शारीरिक बीमारी, तो इसीलिए यहाँ पे वो वैद्य जो है इसका कोई बीमारी को पकड़ नहीं सक रहे थे। अब यहाँ पे राजमहल में ही एक रहती है कुटनी बुढ़िया, तो आपको पूछा जाएगा कि उसका बीमारी को कौन पकड़ता है। आगे हम पैराग्राफ में देखेंगे यही बुढ़िया जो है, कुटनी बुढ़िया जिसको कहा गया है, वही राजकुमार का बीमारी का पता लगाती है। तो कुटनी बुढ़िया जो रहती है वो क्या मांगती है पूछा जाएगा, तो एक ठो चरखा और कटिक रुआ। तो रुई को हम कह सकते हैं रुआ जिससे सूत काटा जाता है, तो चरखा और रुआ को वो क्या करती है, रुई को मांगती है। तो पूछा जाएगा कुटनी बुढ़िया राजकुमार के या उकर रोग के जाने ले का मांगलक, तो एक ठो चरखा और कटिक रुआ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बुढ़िया के चरखा और रुआ देले और बुढ़िया उमन के लेके राजकुमार जहां सुतल रहे हुए बैठ के रुआ काटे लागलक। उ अपन साथ तनको बूट खोचाए में लाइन रहे, दे मार फूट पाके चरखा उकर रोए रोए टुकुस करे और उकर उ थरथराए। राजकुमार सुन के अंसाई गलक और अंत में गरियाए लागलक। दूर दूर बागधरी बुढ़िया हिया चरखा काटे बैठी। तो देखिए वो बुढ़िया जो रहती है कुटनी बुढ़िया, वो क्या करती है, रुई को लेके और चरखा को लेके राजकुमार जहां सोए हुए थे, सेज में जो सोए हुए थे, वहां पे जाते हैं और रुई यानी कि सूत काटना वो शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ अपना जो साड़ी का आंचल रहता है उसको खोचा बोलता है। तो वहां पे एक चना, बूट मतलब आपको बताया गया था, तो है ना, आपका ये चना होता है, तो वो चना लेके गई थी और उस तरह से सूत काटने लगी। तो सूत काटने का यहाँ आवाज दिया, जैसे चरखा चल रहा है तो कुछ तो आवाज आता होगा, और साथ में वो चना को भी खा रही है। तो इस तरह से
उसका आवाज आ रहा है। तो कोई शांति मन से एकदम आराम से सोया हुआ है, मन में तकलीफ है और उसके सामने अगर कोई आवाज करेगा तो उसको गुस्सा आएगा। तो इस तरह से वो राजकुमार जो होता है वो बुढ़िया को या कुट्टी बुढ़िया को बोलता है, यहाँ से भागो, तुम यहाँ बैठ के क्यों आवाज कर रहे हैं, क्यों डिस्टर्बेंस यहाँ पे है ना किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे राजकुमार बोलते हैं। अगला पैराग्राफ में बुढ़िया का है, कहू बाबा सुनाओ बेटा, रौरे के का रोग हुई है जे अन्न पानी तेज दही। तो तेज मतलब त्याग होता है। तो इस तरह से वो बुढ़िया कह रही है कि आखिर आपको हुआ क्या है जो आप खाना पीना सारा चीज जो है वो त्याग दिए हैं, आप कुछ तो बताइए। राजकुमार कहलक, कहबू तो मोर कह के पूरा करबे। तो राजकुमार कह रहा है कि यदि मैं बता भी दूं तो क्या तुम जो है मेरा जो तकलीफ है उसको दूर कर पाएगी या नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका संवाद हो रहा है बुढ़िया और राजकुमार के बीच। अब हम देखते हैं यहाँ पे बुढ़िया फिर से कहती है, हाँ बाबा राउर कहल के नी करब तो और केकर करल के कहब, देख राउर दुख से समूचा राजघराना बेहाल हो जाए। तो बुढ़िया कहती है कि आपका अगर बात को हम लोग नहीं मानेंगे तो और किसका बात को मानेंगे, आपके कारण पूरा राजघराना जो है वो परेशान हो चुका है, आप बताइए कि आपको क्या चाहिए या क्या हुआ है। और इस तरह से राजकुमार बोलता है, ई केस के देख तो, बस इतना वो देखती है बुढ़िया और हंस के और कहलक कि ओ इकरे लागिन मुंह कान गिराए दही, उठू उठू हंसू बोलू खाऊ पीऊ, मोए राउर बीमारी के समझ लो और उकर एक उपाय करत हो। तो उसको समझ में आ गया कि ये बाल किसी न किसी एक महिला का होगा, कोई लड़की का होगा, और उसी के याद में राजकुमार जो है इस तरह से खाना पीना बात करना सारा चीज छोड़ चुके हैं। तो उसको सारा चीज समझ में हो गया कि ये कोई शारीरिक रोग नहीं है बल्कि मानसिक रोग है जो कि राजकुमार को हो गया था। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इतना कही के वो राजा ठिन पहुंचलक और 100 बात के बता दिलक। राजा हुकुम दिले, तोहे केस कर मवारिन के खोजे जा, कुंवर लागिन उके बिहा करबे करब। तो वो राजकुमार भी जो इस तरह परेशान में फंसे हुए थे, तो अब राजकुमार का बीमारी का तो पता चल गया। अब राजा बोलते हैं उसी कुटनी बुढ़िया को कि अब आप ही जाइए इस केस को या बाल को लेके, और इसकी जो मालकिन है मवारिन जो है उसको आप ढूंढिए और उसी के साथ हम जो है अपने राजकुमार का विवाह करवाएंगे। और इस तरह से अब यहाँ पे राजकुमार को ढूंढने का काम यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा। बुढ़िया राम राजकुमार का तस्वीर लेके राजकुमारी के खोजे निकला लग। तो पूछा जाएगा कि वो जो है क्या लेके राजकुमारी को निकलती है खोजने के लिए। तो उसका जो राजकुमार का तस्वीर था उसको लेके वो निकलती है। जाते जाते कई दिन बीत गेलक, तब गाय बुढ़िया के राजकुमारी कर पता लागलक और उ नगर में गेलक जहां राजकुमारी रहत रहे। तो धीरे धीरे उसको पता चल जाता है कि राजकुमारी कहाँ रहती है और उसके बाद वो उस नगर की ओर जाती है। दस्तूर मुताबिक दुयो बहन नदी नहाए जाए रहे, सेहे खन बुढ़िया रानी छोड़ी के चिन्हलक। जेखन रानी बेटी मन नहाए के महल घूरत रहे, सेखन बुढ़िया डहर में ठाड़ होय के सोचलक कि देखो तो रानी छोड़ी कर केस जैसन सुंदर आहे, ओहे लखे उकर में गुण आहे कि नहीं। तो इस जैसे वो जब वहां पे पहुंच जाती है तो बताया गया है जैसे रोज रोज वो लोग नदी नहाने जाती है, उसी तरह से नदी नहाने जा रही थी। जब नदी नहा के वो लोग महल वापस लौट रही थी तब वो देखती है कि हाँ रानी जैसे बाल सुंदर था, रानी सुंदर थी, वो सोचती है कि क्या इसका गुण भी उसी तरह से सुंदर है या नहीं, कि केवल देखने में सुंदर है और गुण में किसी तरह का कोई सुंदरता है या नहीं। तो उसका जांच करना चाह रही थी वो जो कुटनी बुढ़िया थी वो। अब वो करती है क्या, से लौरी लगाए के और डहर में ढलाई के खूब कांदे लागलक। तो आपको पूछेगी कि उसको जांचने के लिए जो बुढ़िया थी वो क्या कर रही थी, तो लौरी लगाए के वो बहुत ज्यादा रोने लग रही थी, कांद रही थी। अब नी बाँचबू मोरबे करबू। तो इस तरह से हाय रे दैया हाय गो मैया अब नी बाँचबू मोरबे करबू ऐसे बोल के वो चिल्लाने लगी, रोने लगी और देख रही थी कि क्या राजकुमारी इसको बचाने आ रही है या नहीं। तो इस तरह से उसका पता चल जाता है कि सुंदरता के साथ साथ उसमें गुण भी है या नहीं। अब हम लोग देखते हैं, बोलता है उकर कांदे के सुन के सब सखी मन ठिठक गेलें। तो बड़ रानी बेटी हुकुम करलक, चला चला का ठिठुआ था उ कसबी के हिया कांदे के मन कही रहे, होल कांदो का जानी कोनो पावेक लागिन लौरी लगात होई। तो बड़ी रानी जो होती है वो बोलती है हो सकता है उस बुढ़िया का कोई ना कोई चाल होगा और वो चाल लगा के ही यहाँ पे रो रही है, हो सकता है हम लोग वहां पे जाएंगे तो कुछ वो दूसरा हम लोग मतलब एक तरह से उसका नेगेटिव वो सोच रही है कि वो जानबूझ के इस तरह से कर रही है। तो इस तरह से वो बोलती है कि का ठेठुआ के यहाँ देखा था, मतलब खड़ा होके देख रही है, चलो यहाँ से हम लोग जो है उसके पास जाने वाले नहीं है। छोट राजकुमारी कहलक, मोई तो ओकर दुख के सुनिए लेमू के जन बेचारी कहाँ कर है के कोनो भारी दुख हुई तब तो इतना कांदत थे। तो इस तरह से छोटी राजकुमारी जो बालमई थी वो बोलती है हो सकता है उसको कुछ ना कुछ तो तकलीफ होगा तभी वो रो रही है, चिल्ला रही है। तो हम लोग को जाना बहुत जरूरी है, हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उसको क्या हुआ है। और इस तरह से वो वहां पे जाती है। तो बड़ी रानी इनकार कर देती है और छोटी राजकुमारी जो है वो वहां पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा कह के वो बुढ़िया ठिन पहुंचलक तो बुढ़िया ओकर हाथे एगो तस्वीर धराए देलक
देलक और कहलक ई राजकुमार राउल लागिन अपन परान के हट दे हैं से उनके बचाओ। राजकुमारी तस्वीर के देखलक तो उकर धीरज छूट गेलक, तस्वीर के खोइछा में रुकालक और सोचते भाबते महल घुरलक, अपन कोठरी में जाके सेज में पड़लक से उठबे नहीं करे। अन्न पानी तैस देलक, सखी मन सै हाँ ही तैस देलक, सिंगार पातर तैस देलक और दुबराए लागलक। राजा रानी उकर हाल के सुन ले हो तो है हाय कई उठले, मगर बालमैत केखो कोनो नी कहे तो जानवे कि उनके का रोई गहरे। तो कुल मिला के फिर वही होता है कि फोटो जो है वो तस्वीर जो लाई थी बुढ़िया वो दे देती है राजकुमारी को। राजकुमारी जो है वो उसको देखती है और देख के एक तरह से मंत्र मुग्ध हो जाती है। और उसके बाद वो खोइछा मतलब वही साड़ी का जो पल्लू रहता है तो वहां पे ना कोई भी चीज को रखता है तो उसको खोइछा टाइप से हम लोग बोलते हैं। तो वहां पे वो क्या करती है फोटो को रखती है और उसके बाद वापस फिर महल आती है और अपने सेज में, जैसे राजकुमार अपने सेज में जाके खाना पीना किसी से हंसना मिलना बातचीत करना छोड़ दिए थे, उसी तरह से जस्ट टू जस्ट आपको राजकुमारी के साथ भी यहाँ पे बताया गया। ना किसी से वो बात करती है, ना श्रृंगार कर रही है, ना किसी के साथ है ना खाना पीना ठीक से कर रही है, जिस तरह से दुबला मतलब पतला होने लग गई है, मतलब बीमार टाइप से लग रही है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया और इस तरह का परिस्थिति को देख के उनके माँ बाप भी बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो भी नहीं बता रही थी आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या है। एक दिन धनमैत उकर ठिन गेलक तो देखा थे कि बालमैत एक तस्वीर के ताइज है और आंख ले लोर पानी ढरकत है। छोट बहन कर दुख के समझक देरी नहीं लागलक, राजा रानी के हाल दे देलक कि बालमैत के प्रेम कर रो गई है। उकर तीन एक राजकुमार का तस्वीर है और उकरे लागे वो जगह थे। तो इस तरह से उसकी दीदी, देखिए राजकुमार का बीमारी का पता आपका कुट्टी बुढ़िया लगाती है, लेकिन राजकुमारी का जो बीमारी का पता जो रहता है वो उसकी दीदी धर्मई जो होता है वो लगाती है। तस्वीर को देखती है, जैसे वहां बाल को देख के बुढ़िया समझ जाती है कि ये जो है किसी न किसी राजकुमारी का बाल होगा और उसी से ये विवाह करना चाहता होता है, यानी कि उसके साथ इसको प्रेम हो गया होगा। उसी तरह से यहाँ पे जब उसकी दीदी देखती है कि वो तस्वीर को अपने साथ रखे हुई है और उसी को देख रही है, रो रही है, तो उसको समझ में आ गया कि ये जो है कोई राजकुमार से प्रेम करती है, इसको कोई शारीरिक रोग नहीं हुआ है बल्कि मानसिक फिर वही है प्रेम रोग हुआ है। और इस तरह से वो जाके अपना माता पिताजी को बता देती है और इस तरह से बात जो होता है वो राजा के पास चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला पैराग्राफ क्या है। राजा रानी जाए के देखे तो सच्चे बात कुंवर कर तस्वीर के देख के ओहो मन खुश भेल कि बालमैत लाइक बेसे बर मिला थे, बालमैत बेटी उकरे संगे बिहा करो। तो फोटो में देखते हैं तो राजकुमार भी बहुत सुंदर दिखते हैं और इस तरह से राजा रानी जो थे वो भी कहते हैं कि राजकुमार तो बहुत अच्छा ही दिख रहे हैं और इसी के साथ हमारी बेटी का विवाह होना चाहिए। तो इस तरह से राजा रानी भी मान जाते हैं। राजा वही ओतिये खन राजकुमार कर पता उठाए के लागिन आदमी भेजलक। डहर में जाते जाते मंत्री कर भेंट राजकुमार कर भेजल आदमी मन से हो जाओ। पूछागाछी होते दुयोग बट कर बनार मिल गेलक। ओहे जगह हाथ बाई होलक और ओहे जगह बिहा का टीप टेकानी ठहराल गेलक। राजकुमारी बटक आदमी मन कहले कि अपने मन फलना दिन कन्या कर घर बारात लेके आओ। तले उमन अपन अपन नगर घुर गेलक। इस तरह से देखिए जो राजकुमार था उसका भी सेना लोग जो है वो राजकुमारी की खोज में निकले हुए थे, मंत्री लोग जो है, और राजकुमारी के भी जो राजा था मतलब राजकुमारी के जो पिता थे वो भी भेजे हुए थे। तो दोनों आपस में रास्ता में मिल जाते हैं एक दूसरे को खोजते हुए, है ना। पूछताछ होता है तो पता चलता है हम जिसको खोज रहे हैं वहीं से ये लोग आए हुए हैं। तो उसके बाद वहीं पे आपका बोलता है दुइयो बटकर बटक बनार मिल, मतलब कहने का मतलब बात मिल गया। और बात मिलने के बाद वही जगह वहां पे बिहा का टी ठिकाना मतलब तारीख जो होता है वो है ना तय किया जाता है और उसके बाद जो होता है वो बोलता है कि एक डेट बताया जाता है, वहां जो है वो कन्या बारात लेके आओ। तो इस तरह से यहाँ पे राजकुमार का जो मंत्री लोग रहते हैं कि आप लोग जो है बारात लेके राजकुमारी ना के घर यहाँ पे बारात लेके आने के लिए राजकुमार को के मंत्री लोग को कहा जाता है। तो इस तरह से राजकुमारी के घर अब बारात आने वाला है। हिने बड़की रानी बेटी धनमैत बालमैत कर बात माए बाप के सुनाए के पछताए लागलक, काहे कि राजकुमार का तस्वीर उकर मन में गड़ जा रहे। इतना सुंदर राजकुमार, चांद लखे चेहरा, फूल लखे गतर, रीझ जाओक और उके कहे कि मोहे बिहा करो मोहे बिरा करो से उपाय सोचे लागलक। बिहा कर दिने मोए बालमैत के सिंगराइक बहाना नाग नागिन कर बेनी गायब देहूं उ मोर जाए और राजकुमार मोके बिहा करी। तो इस तरह से बड़ी रानी जो थी या बड़ी बेटी जो थी या राजकुमारी हम कह सकते हैं जिसको, वो धनमैत थी। अब वो सोचने लगी कि आखिर क्यों हम बताएं अपने माता पिता को कि बालमैत जो है इस राजकुमार के साथ विवाह करना चाहती है या प्रेम करती है।
है ना, क्योंकि बालमैत के साथ साथ अब धनमैत भी राजकुमार के साथ, राजकुमार का तस्वीर को देख के उसकी ओर आकर्षित होने लग गई थी, क्योंकि राजकुमार बहुत ही सुंदर थे। तो इस तरह से यहाँ पे वो सोचती है कि आखिर हम क्या करें, उपाय सोचने लगती है क्या करें कि मेरा विवाह जो है वो राजकुमार के साथ हो, ना कि बालमैत का विवाह राजकुमार के साथ हो। तब वो सोचती है कि जिस दिन, हाँ, विवाह होगा उस दिन जो बालमैत हुआ उसको श्रृंगार करना जब होगा, तो श्रृंगार के समय हम उसके फीता के सामने, मतलब देखिए फीता है, फूल है ना, श्रृंगार होता है, तो वहां पे बाल उल गूंथने के लिए फीता वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि उसके जगह नाग नागिन कर बेनी के गाइड दे हूं, और नाग नागिन उसको काट देंगे, और काटने के बाद उनका देहांत हो जाएगा, ऐसा वो मान के चलती है। तो इस तरह से वो उपाय सोची कि इसको ना अब मार देना है। बिहा का तैयारी हो लग, हुए लागलक, महल कर अंगना में मड़वा फांदलक, और रकम रकम कर सिंगार से सिंगराल गेलक। बरितिया मन ठहरेक लागिन जनवास बनलक, और खाएक पिएक रीज रंग कर सरजाम जमा भेलक। तो इस तरह से यहाँ पे सारा चीज अब इंतजाम हो रहा है, जितना भी मड़वा हुआ है, जनवास है, यानी कि आपका जो टेंट वगैरह सब है, सारा चीज यहाँ पे लगना शुरू हो गया। और इस तरह से यहाँ पे विवाह का दिन के बारे में बताया जा रहा है। राति के बारात पहुंचलक, और नेवता हरिया मन सब आए गए। आज रात के बारात पहुंचलक, और खूब गाजा बजा भेलक। मेरघर में दुयो बट का नचैया और बजाय मन हेल गए। नाचते बजाते माइन मर्जाद करते बरेटिया मन के जनवास में पहुंचाल गेलक। बरन बनर कर हाथी घोड़ा चिंगरायक हिनहिनायक लागल, हंसी खुशी में रात बीत गेलक। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा बताया जा रहा है कि ऐसे बारात के दिन सभी आते हैं, उसके बाद है ना नाच गान होता है, तरह तरह का हाथी घोड़ा है वो आवाज करते हैं, यह सब सारा चीज यहाँ पे बताता है। मतलब सभी जो थे वो खुश थे, ऐसा यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। बिहाने कन्या दुल्हा के नहुआले, कन्या के सिंगराय लागे, तो धनमत बालमत के कहलक, ए रे आओ आइज मोर तोर बेनी गाय देबू और मांग पार देबू, काहे कि अब तो संग छूटा थे, अब कहिया जे दुयो बहन और मिलब, से कई के बड़ बहन छोट बहन के लई गेलक। धनमत कहाँ ले नाग नागिन धैर मंगवाए रहे, और फीता कर बदली नाग नागिन कर बेनी गाय देलक, और ऊपरे कोरोया कर फूल के पिंधा दिलक। तो इस तरह से पूछा जाएगा फीता के बदले बलमाइत जो है उसका में क्या बांधा गया, तो नाग नागिन को बांधा गया, और इस तरह से उसमें कौन सा फूल उसके सिर में है ना श्रृंगार के लिए डाला गया, तो कोरोया कर फूल। तो इस तरह से यहाँ पे जो एक तरह से कहिए धनमैत थी वो बालमैत को मारने का पूरा उपाय कर ली थी। अब नाग नागिन बालमैत के चाभे लागल, 20 चढ़े लागलक। बालमैत अकुलाय के सेज ऊपरे ढलाइन गेलक, लगन लागलक, दूल्हा मड़वा में अलग, भौरी फेरे कर समय भेलक, मगर कन्या कर पता नहीं। तो अब यहाँ पे 7 फेरा लेने का समय आ गया है, लेकिन कन्या यहाँ पे आई नहीं है, क्योंकि वो तो अब मारी जा चुकी है। तो आएगी भी तो आएगी कैसे, का अभी भला वो तो मुरके बैठ रहे, उनके बोलाए कलाई राजा रानी भाई बंधु सब आले और उठे कहले। तो इस तरह से एक एक करके अब उसको जाएगी, और उसके लिए उठने के लिए कहेगी कि आओ अब विवाह का समय हो चुका है, उठो उठो बेटी, ऐसा रानी बोलती है, उनकी माँ बोलती है, उठो उठो बेटी बालमैत रानी, मड़वा तरे दूल्हा बाबू ठाड़, घरी घरी एहे बटे नीरे। तो इस तरह से यहाँ पे बोल रही है कि बालमैत तुम उठ जाओ, कि मड़वा में यहाँ पे दूल्हा जो है वो है ना खड़ा है, यानी कि खड़ा है, और बार बार वो इसी तरह है ना देख रहे हैं कि कब यहाँ पे दुल्हन आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे कहानी को बताने का प्रयास किया गया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जवाब मिलता है बालमैत की तरफ से। बालमैत बोलती है, कैसे उठो आइयो, कैसे मोए बैठो, बड़की दीदी गाय दलक नाग नागिन बेनी, ऊपरी से जे खोइस दलक कोरया कर फूल। तो इस तरह से वो बता रही है कि आखिर हम जाएं तो जाएं कैसे। जो दीदी है वो क्या कर रही है कि नाग नागिन को हमको फीता के जगह बांध दी है, और हम जो है अब यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वो बताती है। अब एक एक करके सभी लोग इस तरह से बुलाने का प्रयास करते हैं। तैर सौंप के उठाए ताक लें, और सौंप के बालमैत ओहे तर जवाब देलक। अंत में नाग नागिन धीरे धीरे बालमैत कर मुंह में ढुक गए, और उके मोर है ना मोर गेलक। सब केहू हाय हाय कर उठले। राजकुमार कुदले आलक, और देखेला तो पिया उकर मोराला है। अंत में उ कहलक, मोर पिया के चंदन कर काठी के चीता में जराबू, और कम से कम उकर राख लेते जाबू। तो इस तरह से पूछा जाएगा कि कौन से काठी में राजकुमार जो है वो बालमैत को जलाते हैं, तो चंदन का जो लकड़ी रहता है उसमें वो जलाते हैं, और उसका बोलते हैं अस्थि को हम तो लेते ही जाएंगे, मतलब वो धनमैत के साथ विवाह करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से जो उसका योजना था वो योजना एक तरह से विफल हो चुका है। वह कर ले
कर लें, राजकुमारी के पुड़ा लें और राजकुमार उकर राख के एक ठो नावा भाड़ा में कामे लगलक। पूछा जाएगा तो भाड़ा मतलब मिट्टी का एक बर्तन होता है, उसी को भाड़ा बोला गया। में सजालक और अपन देश घुर गेलक। एक दिन राजकुमार कहाँ जाए रहे तो भाड़ा ले एक सुंदर छोड़ी निकललक। कोठरी मन के बाढ़लक, चीज मन के सरियालक और फिर भाड़ाए में ढुक गेलक। तो उस भाड़ा से यहाँ पे देखिए 7 भाई बहन का अगर आप कहानी सुने होंगे लोक कथा का, तो उसमें भी इसी तरह से यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे वो जो मिट्टी का बर्तन रहता है जिसमें उसका अस्थि रहता है, उससे वो इसीलिए बोला गया था लोक कथा में ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है आपको। तो उस मिट्टी के बर्तन से वो राजकुमारी जो होती है निकलती है, चीजों को साफ उफ करती है, रूम को जितना भी साफ उफ करना था उसको साफ उफ करती है और उसके बाद फिर से उसी मिट्टी के बर्तन में चली जाती है। राजकुमार कोठरी में आलक तो कोठरी सुगंध से महकत है और देखेला तो सब चीज मन अपन अपन जगह में सरियाला है। वो पूछला कि के ई महल कहाँ ले उठा थे और के मोर कोठरी में आए रहे, मगर इनका जवाब क्यों नहीं दे। मतलब पूछना चाह रहे हैं कि कौन आया, कौन साफ सुथरा किया, क्यों इतना सुगंध आ रहा है, तो कोई बता ही नहीं रहा है क्योंकि कोई तो दूसरा बाहर से आया नहीं। वहीं से वो क्या करती है, निकलती है। दूसरा दिन वो चीज मन के ही नहीं होने करके और कहूँ चल गलक, फिर के देखेला तो फिर वही तो बात है। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कोई आ नहीं रहा है तो सारा चीज इस तरह से व्यवस्थित कैसे हो रहा है। चीजों को अस्त व्यस्त करके जाया जा रहा है लेकिन वो सारा चीज व्यवस्थित रूप में मिल रहा है। माए बाप नौकर चाकर मन पूछला कि मोर कोठरी में ढुक रहे क्यों बताए नहीं पड़ले। तब एक दिन उ बिड़े लायक उ कोठरी ले चीज मनक हिने हुने दिख देलक और कहो जाकर बहाना में निकल और दूरा ठीन दबेर के बैठा रहलक। मतलब एक दिन वो अब जांचना चाह रहा था कि कौन आ रहा है, तो वो चीजों को फेंक के इधर उधर बिखरा के वो निकलने का वो बहाना करता है और निकल के छुप के वो देखने का प्रयास करते हैं। उकर बाहर हुए कि भूड़ा ले राजकुमारी निकललक और चीज मन के आपन आपन जगह में सरिया लागलक। राजकुमार जखन जानला कि कोठरी में केहू तो आए हैं तो कुदिए ढुकलक और राजकुमारी के हाड़ मांस में देख के पहले तो अजरज कर लें और तब जैसे राजकुमारी भूड़ा में ढुकत रहे कि उनके धैर्य के पोटराबे करलक और राजकुमारी कहे छोड़ी छोड़ी मोके ना धरे। तो इस तरह से देख रहा है कि अचानक कि वो राजकुमारी जीवित रूप में है, तो जो मर चुकी थी जिसको जलाया जा चुका था अब जीवित रूप में देखे तो एक पर तो अचानक वो भौचक्का रह गए कि आखिर ये कैसे आ गए। लेकिन फिर भी देखे तो वो तुरंत जाते हैं और तुरंत रानी को पकड़ लेते हैं। रानी कहती है या राजकुमारी कहती है कि हमको छोड़ दीजिए, हमको अब जाने दीजिए। लेकिन राजकुमार जो बोलते हैं मोर रानी मोर पिया राउर लगिन मोए इतना दिन झकत रहो मोरत रहो पाले से आप की छोड़बू मैं जाबू तेव जून नी छोड़बू मर जाबू तो भी नहीं छोड़ो। मतलब कह रहा है कि मर जाएंगे लेकिन फिर भी हम छोड़ेंगे नहीं, बड़ी मुश्किल से हम तुमको यहाँ पे दोबारा पाए हैं। इतर दुयो पिया मनक भेंट भेलक और दुख सुख से रह लागलक। और इनका प्रस्तुति देखिए, लोक कथा के लेखक नहीं होते, उनके प्रस्तुतिकर्ता होते हैं। तो इस तरह से फादर पीटर शांति नौरंगी जो थे इनके प्रस्तुतिकर्ता माने जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे आपको दिया गया है, ये हम लोगों का आज का लोक कथा था। इस लोक कथा में आपको जो भी फैक्चुअल चीज है उसको देखना है। जैसे राजकुमारी कहाँ से निकलती है तो भूरा से यहाँ पे निकलती है, उसके बाद उसको किस लकड़ी में जलाया जाता है तो आपको चंदन का लकड़ी में जलाया जाता है। इस तरह से ये सब सारा चीज छोटा छोटा फैक्ट है, इनको आपको ध्यान में रखना है और इनको ध्यान में रखते हुए ही आपको यहाँ पे इसको याद करना है जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बालमाइत रानी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उसको देखने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको बाद में जब इसका रिविजन करें तो केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को ही आप रिविजन करें, जो कहानी है वो तो लगभग आपको याद रहता ही रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1.5 बालमत रानी। राजा का 2 बेटी रहे, बड़की का नाम रहे धनमयत और छोटकी का नाम रहे आपका बलमयत। और इस तरह से बलमयत कर जो केस रहे उस सोना लखे रहे उमन कहाँ जाए रहे तो नदी नहाए जाए रहे, ऐसा यहाँ पे बताने का फर्स्ट पैराग्राफ में प्रयास किया गया था। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है। बालमयत कर एक ठो केस उखड़ गेलक और उखड़ गेलक तो उ कहाँ में साजलक तो बेल फर में साजलक, ऐसा हम लोग देखे थे। राजकुमार नदी नहाए ले जाए रहे और बेल फर के पालक और पाए के हुआ मोय के खोजबे करबू और बिहा करबे करबू, ऐसा यहाँ पे बोल रहे थे। उसके बाद वो किस चीज में केस को पकड़ के बांध के लाते हैं तो धोती में बांध के लाते हैं, ऐसा यहाँ पे आपको दिया गया था। ला के कहाँ पे ढलंग जाते हैं, यहाँ कहाँ सो जाते हैं तो सेज में सो जाते हैं और फिर वो उठबे नहीं करते हैं, किसी से बातचीत नहीं, किसी से किसी तरह का कोई व्यवहार करते ही नहीं। तब राजा रानी है ना बहुत वैद्य को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका जो बीमारी को कौन पकड़ी थी तो कुटनी बुढ़िया के बुला ले। कुटनी बुढ़िया क्या चीज मांगेगी तो एक चरखा मांगेगी, रुआ लाएगी यानी रुई लाएगी और उसका जो साड़ी रहता है खोइछा रहता है उसमें क्या रहता है बूट रहता है, और वो राजकुमार के पास जाएगी और उसके बाद सूत काटने लगेगी जिससे वो आवाज आएगा और आवाज को राजकुमार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से राजकुमार जो है कुटनी बुढ़िया को वहां से भागने के लिए बोलते हैं, तब बताते हैं आखिर क्या रोग उसको हुआ है, तब कुटनी बुढ़िया को वो सब बात जो है वो बतला देते हैं। तो इस तरह से राजकुमार का बीमारी का पता कौन लगाया तो कुटनी बुढ़िया, आपको याद रहना चाहिए। कुटनी बुढ़िया के पास क्या था, चरखा रुआ और बूट था यानी चना था।
अब यहाँ पे जब वो पता चल जाता है बीमारी, तब राजकुमारी को खोजने के लिए कौन जाती है? तो बुढ़िया राम ही जाती है। राजकुमार का किस चीज को लेके? तो तस्वीर को लेके वो जाती है। उसके बाद है ना, जब वो खोज रही थी या पहली बार जब राजकुमारी को देती है, तब वो किस अवस्था में थी? तो रानी जो थी वो नहा के वापस महल की ओर है ना वापस जा रही थी। तब उसका चेहरा को देख के या उसको देख के उसको लगा कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो क्या रूप से सुंदर है तो क्या गुण से भी सुंदर है? उसको जांचने के लिए वो क्या करती है? तो लवरी लगाती है और डहर में ढलंग के यानी कि सो के वो रोने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है। तो वहां पे बलमई जो होता है, बलमई जो होती है वो केवल जाती है, धनमई वहां पे जाती नहीं है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कौन उस बुढ़िया के पास, रोती हुई बुढ़िया के पास जाती है? तो धनमई जाती है। आगे सॉरी बलमई जाती है, धनमई नहीं जाती है। बलमई जो है वो ना, उसके बाद जो वो तस्वीर जो है ना धरा दिया जाता है बुढ़िया के द्वारा, वो तस्वीर को अपने कहाँ रखती है? तो खोइछा में यानी साड़ी में जो था वो उसमें छुपा के ले आती है और उसके बाद महल में जाती है। फिर उसी के तरह व्यवहार करती है जैसे राजकुमार व्यवहार करते हैं, ना किसी से बात करना, ना किसी से खाना पीना। अब उसका बीमारी का पता कौन लगाता है? तो याद रखना है आपको, धनमई के द्वारा लगाया जाता है। इस तरह से आपको एक एक करके चीजों को याद रखना है। राजा राजकुमार का पता उठाए लागिन आदमी भेजल है और राजकुमार का मंत्री मन भी राजकुमारी की खोजे निकले ना। और इस तरह से दोनों जो है वो रास्ता में भेटा जाता है। दिन तारीख तय होता है, शादी का विवाह के दिन उसको है ना मतलब तय होने के बाद बारात को बुलाया जाता है। धनमई जो होता है राजकुमारी का तस्वीर उकरो मन में गड़ गया, यानी कि अब जो है धनमई खुद चाह रही थी कि हमारा भी विवाह जो है उसी राजकुमार के साथ होता है। तो इसका क्या वो उपाय निकालती है? तो नाग नागिन ले उसको बेनी गाय देती है। तो आपको पूछा जाएगा बेनी में क्या गाथा गया या फीता क्या गाथा गया? तो नाग नागिन है और उसको के में कौन सा फूल यहाँ पे पिंधाया गया? तो कोराया का फूल। और धीरे धीरे यहाँ पे जो है राजकुमारी जो है यानी छोटी राजकुमारी जो होती है वो है ना मर जाती है और इस तरह से यहाँ पे उसको जलाया जाता है। तो जलाया जाता है तो राजकुमार उसको किस लकड़ी में जलवाते हैं? तो चंदन कर काठी में। और उसके बाद उसका जो एक तरह से कहिए अस्थि है उसको कहाँ ले आ जाता है? तो मिट्टी का एक भाड़ा रहता है उसमें ले जाता है। फिर भाड़ा में एक सुंदर लड़की जो है वो निकलती है और उसके बाद वही कोठरी सबको वो क्या करेगी है ना, वो सजाने लग जाएगी। तो बाद में यहाँ पे एक दिन यहाँ पे राजकुमारी को एक तरह से पकड़ लेते हैं, कौन? राजकुमार। और इस तरह से जब राजकुमार यहाँ पे जब उसको देखेंगे तो उसको पकड़ लेंगे और बोलेंगे अब तो हम तुमको जाने नहीं देंगे। तो इस तरह से कुछ फैक्चुअल चीज है उसको आपको याद करना है और इतना ही आपको फैक्ट आपको देखने में इस कहानी में, ज्यादा यहाँ पे फैक्ट वगैरह है नहीं और कहानी तो मोटा मोटी सबको याद रहता ही है। तो इस तरह से चीजों को याद रखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। तो नागपुरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 100 क्वेश्चन आपका आता है। अगर इसमें आप 70 to 80% के रेंज में रहिएगा तो दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको यहाँ पे ये फायदा करेगा। मतलब दूसरा सब्जेक्ट में अगर थोड़ा बहुत कम भी आता है तो नागपुरी में आपको कम से कम 80 प्लस आपको मार्क्स रहेगा, तो आपको परेशानी कट ऑफ क्लियर करने में नहीं होगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।